आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम मराठा साम्राज्य के उस महान और अद्वितीय योद्धा की बात कर रहे हैं जिनकी तलवार की धमक से दिल्ली का तख्त भी कांप उठता था। बाजीराव पेशवा प्रथम, एक ऐसे सेनापति जिनके सामने मानो काल को भी अपना रास्ता बदलना पड़ा हो। स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर जरा गौर करें। 41। इतिहास के पन्नों में दर्ज 41 बड़ी लड़ाइयां। और कमाल की बात तो ये है कि इनमें से एक में भी हार का सामना नहीं करना पड़ा, बिल्कुल शून्य। ये बाजीराव पेशवा का वो बेदाग और अजय रिकॉर्ड है जो दुनिया के सबसे महान सेनापतियों को भी हैरत में डाल देता है। ये सोचना बेहद दिलचस्प है कि कैसे महज 40 साल के छोटे से जीवन में एक इंसान ने युद्ध के मैदान में इतनी जबरदस्त महारत हासिल कर ली कि उसे कभी कोई हरा ही नहीं सका। और इस अजय होने के पीछे उनका जो विराट विजन था वो इस एक लाइन में एकदम साफ झलकता है। तने पर प्रहार करो, शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। 18वीं सदी की शुरुआत में जब विशाल मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखर रहा था, तब बाजीराव ने ये भली भांति समझ लिया था कि मुगल सत्ता अब एक खोखले पेड़ की तरह हो चुकी है। उनका लक्ष्य सिर्फ दक्षिण तक सीमित रहना नहीं था, बल्कि उनका सपना हिंदू पद पातशाही की स्थापना करते हुए इस साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाना था। भाग 1, एक अजय युवा दूरदर्शी। आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। 1700 ईस्वी में जन्मे बाजीराव ने युद्ध और कूटनीति की कोई किताबी पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि उन्होंने ये सब सीधे अपने पिता बालाजी विश्वनाथ के साथ युद्ध के मैदानों में सीखा था। लेकिन मराठा सत्ता के ढांचे में असली भूचाल तब आया जब छत्रपति शाहू महाराज ने एक बेहद साहसिक और उस समय के हिसाब से काफी विवादित फैसला लिया। उन्होंने दरबार के पुराने सफेद बालों वाले अनुभवी दरबारियों के भारी विरोध को दरकिनार करते हुए मात्र 20 साल के इस नौजवान को मराठा साम्राज्य का पेशवा यानी प्रधानमंत्री बना दिया। कई लोगों को शक था, लेकिन जल्द ही ये साबित हो गया कि ये फैसला एक मास्टर स्ट्रोक था। भाग 2, रफ्तार और रणनीति के उस्ताद। अब उन सैन्य नवाचारों पर बात करते हैं जिन्होंने इस अजेय सिलसिले को मुमकिन बनाया। मशहूर पालखेड़ के युद्ध को समझने के लिए बस इन दो ताकतों की तुलना करना ही काफी है। एक तरफ था हैदराबाद का निजाम, जिसके पास भारी भरकम तोपखाना था और एक बहुत बड़ी लेकिन बेहद सुस्त सेना थी। और ठीक उसके सामने थे बाजीराव। उनकी रणनीति बिल्कुल अलग थी, केवल हल्के घुड़सवार, कम से कम सामान और बिजली जैसी रफ्तार। निजाम की वो विशाल और भारी तोपें मराठों की इस फुर्ती के सामने एकदम मिट्टी साबित हुईं। इस पूरी रणनीति का जो मुख्य आधार था उसे गनीमी कावा कहा जाता था। ये मराठों की वो अचूक गुरिल्ला युद्ध नीति थी जिसमें दुश्मन से आमने सामने टकराने के बजाय उनकी रसद काट दी जाती थी। दुश्मन को भटकाकर थकाया जाता और फिर एकदम अचानक बिजली की तरह हमला होता। इसी का नतीजा था कि इतने ताकतवर निजाम को बिना किसी बड़े खून खराबे के आत्मसमर्पण करना पड़ा और 1728 की ऐतिहासिक संधि हुई। यह जानकर सच में हैरानी होती है कि बाजीराव की सेना एक दिन में 50 से 70 मील तक का सफर तय कर लेती थी। जरा सोचिए, उस जमाने में इतनी लंबी दूरी। वे भारी कवच से बचते थे। और सबसे बड़ी बात, एक सेनापति होने के बावजूद बाजीराव बिल्कुल अपने सैनिकों की तरह रहते थे। वे कभी पालकी में नहीं बैठे, जमीन पर बैठकर अपने सैनिकों के साथ ही खाना खाते थे। इसी एक बात ने सैनिकों के दिलों में उनके लिए इतनी गहरी वफादारी पैदा कर दी थी जिसे कोई दुश्मन तोड़ नहीं सकता था। भाग 3, विजय और रणनीतिक गठबंधन। अब हम उनके साम्राज्य विस्तार के दौर में प्रवेश करते हैं। जैसे मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया हो। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि बुंदेलखंड के वृद्ध महाराजा छत्रसाल की एक बेहद भावुक पुकार थी। मुगल सेनापति मोहम्मद खान बंगश ने उन्हें उनके ही किले में बंदी बना लिया था। ये पुकार सुनते ही बाजीराव ने तुरंत उत्तर दिशा की ओर अपना रुख किया। उन्होंने बंगश को ऐसी मात दी कि महाराजा छत्रसाल ने कृतज्ञ होकर बाजीराव को अपना तीसरा बेटा ही मान लिया। अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा तो दिया ही, साथ ही इसी सामरिक गठबंधन के जरिए मस्तानी का मराठा इतिहास में प्रवेश हुआ। और फिर आता है 1737 का साल। लक्ष्य था सीधे दिल्ली, लेकिन सेना कितनी थी? महज 500 घुड़सवार। बाजीराव का यह दांव बहुत बड़ा था। उन्होंने मुगल बादशाह को चकमा देने के लिए मुख्य मार्गों को पूरी तरह छोड़ दिया और जंगलों व पहाड़ियों के दुर्गम गुप्त रास्तों से दिल्ली की तरफ बढ़े।
इस मिशन की रफ्तार वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ये पूरी स्ट्राइक फोर्स बिना रुके सिर्फ 48 घंटे तक लगातार आगे बढ़ती रही। महज 48 घंटे में 500 किलोमीटर का सफर। जब मुगल दरबार की आंख खुली तो मराठा फौज उनके दरवाजे पर खड़ी थी। पूरे मुगल दरबार में जो दहशत फैली उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बाजीराव चाहते तो पूरी दिल्ली को लूट सकते थे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ अपनी ताकत का एहसास कराना था। वे वहां ठहरे और बिना शहर को नुकसान पहुंचाए वापस लौट गए। ये दुनिया को बताने का उनका तरीका था कि अब ताकत का असली केंद्र पुणे में है। इसके बाद तो जैसे जीतों की झड़ी सी लग गई। इस टाइमलाइन को देखिए, 1728 में पालेखेड़ की जीत, फिर 1737 में वो चमत्कारिक दिल्ली मार्च। मुगलों ने घबराकर निजाम को फिर से बुलाया, लेकिन 1738 में भोपाल में बाजीराव ने उसे फिर से जाल में फंसा लिया। और ठीक अगले साल 1739 में उनके भाई चिमाजी अप्पा ने वसई के अजय पुर्तगाली किले पर कब्जा कर लिया। अब मराठा शक्ति जल और थल दोनों जगह सर्वोच्च बन चुकी थी। भाग 4, एक योग्यता आधारित साम्राज्य का निर्माण। उनका हुनर सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था। बाजीराव का ये फलसफा बेहद गहरा है। जो समय को जीत लेता है वो युद्ध जीत लेता है। उनका जासूसी और सूचना तंत्र इतना सटीक था कि दुश्मनों की हर चाल का उन्हें पहले से पता होता था। उनका पूरा नेतृत्व इसी दर्शन पर टिका था कि सही समय पर सही जगह होना ही आधी जीत है। और सबसे क्रांतिकारी बात, उन्होंने पुरानी जाति व्यवस्था और कुलीनता को किनारे कर दिया। साधारण परिवार से आने वाले आम सैनिकों को सिर्फ और सिर्फ युद्ध के मैदान में उनके कौशल के आधार पर सीधे सेनापति बना दिया। मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधे, उदाजी पवार और पिलाजी गायकवाड़, ये वो आम लोग थे जिन्हें बाजीराव ने तराशा, और इन्हीं के दम पर साम्राज्य मालवा से लेकर गुजरात तक फैल गया। भाग 5, अंतिम सफर। ये हकीकत बहुत भारी लगती है। एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के पूरे 20 साल बस घोड़े की पीठ पर लगातार युद्ध करते हुए बिता दिए। इतनी भागदौड़ और दरबार की थका देने वाली राजनीति अंततः अप्रैल 1740 में नर्मदा नदी के तट पर महज 40 साल की उम्र में एक तेज बुखार ने इस महान योद्धा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दुनिया की कोई सेना, कोई दुश्मन उन्हें कभी हरा नहीं सका। वो झुके तो सिर्फ प्रकृति और उस अंतहीन थकान के सामने। अंत में ये सवाल हमारे सामने एक गहरी सोच छोड़ जाता है। बाजीराव को वास्तव में अजेय किसने बनाया? क्या वो युद्ध के मैदान में उनकी वो बिजली जैसी रफ्तार थी, या फिर उनका वो फौलादी कभी न टूटने वाला संकल्प? एक ऐसा इंसान जिसने मुगलों के अजेय होने